राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा EMRS PYQ सीरीज़ का सीरीज़ चल रहा है। उसकी हम फर्स्ट वेव को निकाल चुके हैं। आज से जो है इसकी सेकंड वेव, सेकंड लाइन ऑफ PYQs स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम जनरल अवेयरनेस की क्लास सबसे पहले करने वाले हैं। और इसमें जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, हम ओनली PYQs को टारगेट कर रहे हैं जो कि मतलब कि आए हुए हैं ये हमारा 2023 में। और उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी हम लगे हाथ डिस्कस करेंगे। और साथ साथ पैटर्न को एनालाइज करने की, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा रहे हैं। क्योंकि एक ही बार EMRS का एग्जाम हुआ है, तो ये अंदाज़ा लगा पाना, ये कह पाना कि ये क्वेश्चन 100% आएगा, ये मतलब गलती से हो सकता है, वैसे पॉसिबल नहीं है एक बार के एनालिसिस में। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम जो है आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो हमारा इस सीरीज का जो थीम है, जो कहता है कि सरलता में ही सौंदर्य है, सरलता में ही ब्यूटी है, ये आपको समझना है। इसका मतलब बाहरी ब्यूटी से नहीं है, इनर ब्यूटी की मैं बात कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को जितना कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उतना दिक्कत में पाएंगे। जितनी लाइफ आप सिंपल तरीके से जिएंगे, जितनी लाइफ आप सिंपल तरीके से एंजॉय करेंगे, उतना जो है आप खुद को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग पाएंगे। तो ये इस थीम का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है और मीनिंग है। ठीक है, तो इसी को आपको समझना है और इसी के साथ जो है हम आज की सीरीज को स्टार्ट करेंगे, सॉरी आज के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछता है प्रोजेक्ट अप्रेजल, बजटिंग, अचीवमेंट एंड डेटा हैंडलिंग सिस्टम, जिसको हम प्रबंध बोलते हैं, वो किसके अंडर आता है। क्या वो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंदर आता है, जिसको हम रूसा बोलते हैं, या डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, या सामग्री शिक्षा अभिज्ञान, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो भी GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। तो प्रबंध है क्या और किसके अंदर आता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, प्रबंध बेसिकली भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समग्र शिक्षा अभियान के अंदर चलाया था। ठीक है, ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। मैं लिख देता हूं एक बार, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। ठीक है, और बेसिकली जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं स्कूल एजुकेशन में, है ना, आपको जैसे मिड डे मील हो गया, ये सब जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं स्कूल एजुकेशन में, उनको मॉनिटर करने के लिए, उनको, और उसमें जो फंड्स एलोकेट होते हैं उसको ट्रैक करने के लिए कि कहाँ तक कितनी लगाया गया है, कितना कहाँ गया है, ये सब को ट्रैक वगैरह करने के लिए जो एक सिस्टम है उसको हम बोलते हैं प्रबंध, जिसका फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट अप्रेजल, बजटिंग, अचीवमेंट एंड डेटा हैंडलिंग सिस्टम। तो ये आपको याद करना है, ये पूछा जा सकता है। और आप देख रहे हैं कि जनरल अवेयरनेस में भी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये चीज़ आपने देखी होगी, जो लास्ट वीडियो मैंने कराया था जनरल अवेयरनेस का, उससे भी आपको ये थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। इस बार जो है हम हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम हुआ था 17 दिसंबर 2023 को, उसके क्वेश्चन लेके आए हैं और उसमें भी आप देखेंगे एजुकेशन से रिलेटेड जो है GS पूछी गई है। ठीक है, एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज आपको समझना है। और यहाँ पे अगर मैं प्रबंध का थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव लिख देता हूँ जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, प्रबंध का ऑब्जेक्टिव, इट इज टू इंश्योर द एफिशिएंट monitoring of school education programs, including tracking of funds and progress,
अंडर ये जो समग्र शिक्षा अभियान है उसके अंदर, ठीक है, ये है। अभी थोड़ी सी बात तो है, मैं यहाँ पे समग्र शिक्षा अभियान की बात करूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एजुकेशन से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं, पहली चीज जो आपको समझनी है कि समग्र शिक्षा अभियान जो है वो 2008 में आया था, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आया था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसमें 3 स्कीम आई थी, ठीक है, 3 स्कीम आई थी जिसको हम बोलते हैं SSA, RMSA और TE स्कीम। अब ये तीनों क्या हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले अच्छा चलो यहीं पर डिस्कस भी हम कर लेते हैं, तो वो लगे हाथ जो है दोनों चीज हो जाएंगी। SSA का फुल फॉर्म है सर्व शिक्षा अभियान, लिख लीजिए यहाँ पे, सर्व शिक्षा अभियान, अभियान, ठीक है। RMSA का मतलब है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और TE का मतलब है टीचर्स एजुकेशन स्कीम। ये 3 स्कीम जो है इसके अंतर्गत आती हैं, किसके, समग्र शिक्षा के। अब इसका फोकस क्या है, इसका गोल क्या है, ये चीज समझनी है। सबसे पहला चीज है सपोर्ट अंडर वोकेशनल एजुकेशन एक्सटेंडेड टू गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। जैसा कि NEP 2020 में भी बताया गया है कि वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देना है, तो ये इन्होंने भी समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा जो भी है यही चीज शुरू की थी, जिसको आगे चल के जो है NEP 2020 में लागू किया गया है। इंट्रोड्यूसिंग हब्स एंड स्पोक मॉडल। स्पोक मॉडल क्यों, ताकि बच्चों की कम्युनिकेशन, जो उनके अंदर हेजिटेशन है बात करने की, वो चीज को कम कर सकें, मोर वो सोशल हो सकें। इसके लिए ये प्रोविजन ऑफ क्लासरूम कम वर्कशॉप फॉर वोकेशनल एजुकेशन। देखो आपको पता है वर्कशॉप क्या होती है, 1 दिन की 2 दिन की होती है वर्कशॉप, है ना, जिसको हम मिनी क्लासरूम बोलते हैं। उसको भी क्लासरूम से ऐड किया गया है। क्यों, क्योंकि इससे फायदा ये है कि मान लो वर्कशॉप क्या करती है, वर्कशॉप जो है एक आपको क्यूरियोसिटी पैदा करती है। मान लो AI की वर्कशॉप लगी हुई है ना, और हम जो है कंप्यूटर की लेक्चर ले रहे हैं, AI की वर्कशॉप लगी है और बच्चे अटेंड करते हैं, तो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि AI से हम और क्या क्या कर सकते हैं, है ना, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है, क्या इसका यूज़ है, कैसे यूज़ करना है, सब चीज़ हम, तो वो चीज़ भी हेल्पफुल होती है लर्निंग के पर्सपेक्टिव से, तो वो चीज़ है। प्रोविजन ऑफ फॉर एक्सपोजर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन टू अपर प्राइमरी स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल, ये बता दिया हमने। एक्सपेंशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन विल बी डन इन कन्वर्जेंस विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड अदर मिनिस्ट्री। तो इसको मतलब कि जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है अकेले नहीं, साथ साथ कोलैबोरेट करके मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और अदर मिनिस्ट्रीज के साथ जो है जॉइंटली ऑपरेट कर रही है, वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट कर रही है, ठीक है। लास्ट है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल डेवलपमेंटल एजेंसीज, ITIs एंड पॉलिटेक्निक्स टू बी यूज्ड टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज, नॉट ओनली फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन बट ऑल्सो फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। तो मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो स्कूल के अंतर्गत बच्चे रहते हैं, ज़्यादातर स्कूल की जो फैसिलिटीज़ होती है, जो रिसोर्स होते हैं, वो उन्हीं का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो है डिजिटल लाइब्रेरीज का भी कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिससे क्या है बच्चों को जो है कहीं से भी है एक्सेस मिल सके, ये चीज़ है। और अब यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, जिसको मैं ऐड कराना चाहूँगा, जो मतलब कि पूरे इसको जो है इजीली बता देगा, दैट दिस स्कीम फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस किया गया है। सेकेंडली, इंक्लूसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, इंक्लूसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एंड इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल
चिल्ड्रन। अभी इक्विटेबल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इक्विटेबल और इक्वालिटी दोनों में फर्क है। इक्विटेबल का मतलब क्या है कि जितना जिस बच्चे को ज़रूरत है उसके ऊपर उतना ध्यान देना। कोई कमज़ोर बालक है तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, कोई मीडियम है तो उस पर कम ध्यान देना, कोई इंटेलिजेंट है तो उसको जो है उसी तरह से तैयार करना। दैट इज़ इक्विटेबल। ठीक है, जिसको जितनी ज़रूरत है। आपको पता है बहुत सारे ट्राइबल्स लोग भी हैं, बहुत सारे जो है जो वीकर सेक्शंस हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, जहाँ पे जो है एजुकेशन को एक्सेस नहीं मिल पाता है, तो उन पे भी फोकस किया गया है इस समग्र शिक्षा अभियान के अंदर। और आपको याद होगा जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है उसके अंतर्गत जो है लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये तीनों की तीनों स्कीम्स। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो है आपको सबको ध्यान देना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, आगे आएंगे। Which of the following statement are correct about Unified District Information System for Education Plus UDISE Plus? तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर कुछ भी मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है। कहने का मतलब समझ रहे हो? तो आप देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस में भी जो है जीएस के जो क्वेश्चंस हैं उसमें एजुकेशन से रिलेटेड जो है उस सर्कल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। UDISE Plus is one of the largest management information systems initiated by the Department of School Education and Literacy, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सेकेंड है ऑप्शन द इंटायर सिस्टम इज ऑनलाइन एंड हैज बीन कलेक्टिंग डेटा इन रियल टाइम सिंस 2014-15। UDISE Plus information is utilized for planning, optimizing resource allocation and implementing various education related programs and accessing the progress। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है इसमें से सही है। तो देखो ये बात सही है कि UDSI जो है प्लस जो है, चाहे UDSI नॉर्मल वाला भी बात करें तो वो एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम था जिसमें जो है डेटा को कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही बात है, जो फर्दर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है एंड वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। ये बात सही है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, द इंटायर सिस्टम इज ऑनलाइन एंड हैज बीन कलेक्टिंग डेटा इन रियल टाइम सिंस 2014-15। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है फैक्ट की बात की गई है, तो यही चीज जो है यहाँ पे गड़बड़ कर दी। क्यों? क्योंकि ये जो है 2018-19 में इसने डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया था। यही चीज इन्होंने गड़बड़ कर दी। एंड थर्ड में भी कोई फैक्ट वगैरह तथ्य वगैरह नहीं है, नॉर्मल डेफिनेशन वगैरह, तो ये भी सही है। तो आप देख सकते हैं कि जो फैक्चुअल चीज है जिसमें फैक्ट्स की बात की गई है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट एंड 3 सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर। अब मैं थोड़ी सी UDISE Plus की बात कर लेता हूं। ठीक है, तो उससे पहले हम इसकी एडवांटेज जानने से पहले हम जान लेते हैं कि UDISE Plus जो है वो एक्चुअल में है क्या। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं तो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव ठीक है डेटा कलेक्शन सिस्टम। डेटा कलेक्शन सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, सिस्टम, ठीक है, जो स्कूल लेवल डेटा अक्रॉस इंडिया डेटा को कलेक्ट करता है। अगर मैं इसको इसी आगे ऐड करूं, टू गैदर एंड एनालाइज, ताकि वो जो है जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो कमी है उसको समझ सके। स्कूल लेवल डेटा अक्रॉस इंडिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये बेसिकली इसका काम क्या है UDISE Plus का। अब देखो पहले UDISE था, अब प्लस ऐड हो गया तो उसको मतलब एक तरह से क्या है अपग्रेडेड वर्जन है UDISE Plus। जो
UDISC में जो कमियां थी वो इस प्लस वाले जो है मॉड्यूल ने, सिस्टम ने वो दूर कर दी। डेटा जो है मोर एक्यूरेट मिलने लगा, ये इसका एडवांटेज है। एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन होने लगा, ये एलोकेशन है। रियल टाइम मॉनिटरिंग किसकी? एजुकेशनल प्रोग्राम्स की, जो लेके आती है। क्या मतलब, देखो सरकार जो है वो प्रोग्राम्स लेके आती है, बट वो क्या ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं, ये सब जो मॉनिटरिंग का काम है ये UDISE का है। ठीक है। और इंप्रूव्ड एजुकेशन, एजुकेशन को इंप्रूव करना है कैसे? बाय आइडेंटिफाइंग गैप्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा देता हूं मैं यहां पे, आप आगे समझ जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टीचर अवेलेबिलिटी हो गया, एंड एनरोलमेंट रेट्स हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आपको समझनी है। ओके, ये चीज आपको समझनी है। ये UDISE का प्लस वाला जो है सिस्टम, उसका ये 4 एडवांटेज हैं। ठीक है। ओके। और जो समग्र शिक्षा अभियान हमने देखा, अभियान देखा हमने, जो मिड डे मील देखा, उन सबको भी ये मॉनिटर करता है। ये रखना, जब मैं स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ मॉनिटरिंग की, तो उसमें सारे आ जाएंगे। ये चीज आपको समझनी है, मिड डे मील वगैरह सब कुछ आ जाएंगे इसमें। ठीक है। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अमंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज, विच यूनिवर्सिटीज वॉन द हाइएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड इन May 25 to June 3, 2023। अब देखो, क्योंकि EMS 2023 का हमने पेपर निकाला है, तो याद रखिए करंट अफेयर का सवाल जो है वो उसी साल का पूछा गया है। जैसा कि आप अगर आपने देखा होगा कि SSC हो या फिर UPSC हो, तो वो 1-2 साल पुराना डेटा पूछ लेती है करंट अफेयर में, उसी साल का नहीं पूछती है। बट जितने भी मैंने जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कराए हैं, आपने लास्ट अगर क्लास में ज्वाइन की होगी, नहीं की है तो अभी देख लीजिए, आप उसको थोड़ा सा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो 2023 के ही उसने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी 2025 में हो रहा है, तो याद रखिएगा 2025 के ही करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं, ना 1 साल पुराने, ना 2 साल पुराने, उसी साल के। ओके। अब पूछा गया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुए थे 2023 में, उसमें सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल या किस यूनिवर्सिटी ने जीता है? तो याद रखिएगा दैट इज चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी। यहाँ पे पंजाब की स्पेलिंग गलत है, तो PU है, पर ये है चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला नहीं है, याद रखना चंडीगढ़ वाली है। ओके। उसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है स्टार्ट कब हुई? तो ये भी आपको बताना चाहिए, ये 2020 में स्टार्ट हुई थी। ओके, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको ये चीज याद रखनी है। ओके, अब आगे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड दी पद्म विभूषण अवार्ड फॉर 2023। 2023 में पद्म विभूषण अवार्ड जो है निम्नलिखित में थे किसको मिला था? पद्म विभूषण अवार्ड देख रहे हैं आप, 2023 का क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये चीज भी रखनी है। अभी 2025 में भी पद्म अवार्ड्स बांटे गए हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन है मुलायम सिंह यादव, बिपिन रावत, राहुल बजाज या SP बालसुब्रमण्यम। तो ये मिला था पद्म विभूषण 2023 मुलायम सिंह यादव को, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके। अगर मैं 2025 की बात करूं, तो 2025 में याद रखना जो पद्म अवार्ड्स हैं, पद्म तीन अवार्ड्स होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो 2025 में टोटल बटे हैं 139। ठीक है, जिसमें से पद्मश्री कितने हैं आपको पता होना चाहिए, पद्म भूषण कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए, उनके नाम याद रखने। नाम देखो 139 बहुत ज्यादा डेटा है, तो आपको एक बार देख के जाना है, ताकि गलती से अगर ऑप्शन में कोई फंस जाए तो आपको याद रहे कि हाँ ये नाम तो मैंने कहीं सुना सुना लग रहा है। ठीक है, ये तो। और उसके अलावा पद्म विभूषण तो आपको याद करने ही करने हैं, क्योंकि ये जो है 7 लोगों को मिला है, तो ये सातों के सातों नाम आपको याद होना चाहिए। पद्म भूषण जो है ये 19 लोगों को मिला है, और पद्मश्री जो है ये 113 लोगों को मिला है।
ठीक है। इस पद्मश्री आप एक बार लिस्ट देख लीजिएगा, बाकी पद्म भूषण और पद्म विभूषण मैं जो है आपको याद करवा देता हूं। जैसे कि पद्म विभूषण की अगर मैं बात करूं तो ये मिला है DN रेड्डी को, दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, ठीक है। उसके बाद किसको मिला है, ये मिला है जगदीश सिंह खेखर को, ओके। और कुमुदिनी लखिया जो कि कथक से रिलेटेड है, उनको भी मिला गया है, ठीक है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को मिला है, आर्ट से रिलेटेड है ये भी, ठीक है। M2 वसुदेवन नायर को मिला है, ओसामू सुजुकी को मिला है, और शारदा सिन्हा को भी मिला है। ये 7 नाम आपको याद रखने हैं पद्म विभूषण 2025 से रिलेटेड, ठीक है। किस फील्ड में मिला है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो है डायरेक्टली ऑप्शन से पूछा गया है कि किन को मिला है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके अलावा ये हैं पद्म भूषण वाले 17 नेम्स, पद्म भूषण वाले 17 नेम्स, ठीक है। AS प्रकाश, अनंतनाग, विवेक देबरॉय, जतिन गोस्वामी, जोश चाको पेरियापुरम, ठीक है। और कैलाश नाथ दीक्षित, मनोहर जोशी, NK चेती और N बालकृष्ण, PR श्रीजेश, पंकज पटेल, पंकज उदास, राम बहादुर राय, S रितंबरा, अजीत कुमार, शेखर कपूर, शोभना चंद्र कुमार, सुशील कुमार मोदी और विनोद धाम। ये 17 के 17 नाम आपको पता होने चाहिए। और उसमें से जो पोस्टमस्ट है, पोस्टमस्ट जो है ये आपको 3 नाम तो आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। आपने यहां पे भी देखा है, यहां पे भी उसने ये शब्द का जिक्र किया था, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि 2025 में जो है कितने लोगों को पद्मश्री मिला है, कितने पद्म भूषण बटे हैं और कितने पद्म विभूषण बटे हैं, साथ साथ उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए, ओके। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन पूछता है, अमंग द फॉलोइंग G20 कंट्रीज, G20 कंट्रीज जो हैं उसमें से विच इज द हाईएस्ट परफॉर्मर इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 वाली। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है एक तरह की जो है सर्वे रिपोर्ट होती है क्लाइमेट के बारे में। तो आपसे पूछा गया जो G20 कंट्रीज हैं उसमें से सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया है, तो ये 2023 का पूछा गया है। तो 2023 में जो है ये इंडिया ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है। बट क्लाइमेट चेंज CCPI में उसकी रैंक क्या थी, 2023 में रैंक क्या थी ये आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया की 8th रैंक थी, ओके, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं इसी की बात करूं CCPI की, ठीक है, तो 2025 में क्या रैंक है और 2026 में क्या रैंक है। तो 2025 में इंडिया की रैंक है 10th, मतलब 8वें से 10वें पे आ गए हम 2025 में, और 26 में 23वें पे आ गए। कहने का मतलब क्या है कि भारत का जो क्लाइमेट है, जो पॉल्यूशन है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, ठीक है, और बहुत कम हमने एक्शन लिया है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, इसलिए ये जो रैंक गिरी है। तो ये आपको याद रखना है 2025 में इसकी रैंक 10th है इंडिया की। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल, ये आपका साइंस से क्वेश्चन है। तो इनमें से जो है कौन सा नॉन मेटल है, क्या वो सल्फर है, क्या वो कैल्शियम है, क्या वो मैग्नीशियम है, क्या वो एल्यूमिनियम। तो आपको ये टेबल याद होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल, जिसमें जो है 1 ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप तक जो है वो आपके मेटल्स होते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना, ये सब जो है। और वहीं हमारे जो ये आप देख रहे हैं 13 ग्रुप के जो डायगनली आप देख रहे हैं ऑरेंज में, इनको हम क्या बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे अगर किसी को याद भी है तो, ठीक है। उसके बाद जो है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, ये सब आपके नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं,
ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सल्फर यहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं कि नॉन मेटल आपका क्या हो जाएगा, नॉन मेटल आपका हो जाएगा सल्फर। ठीक है, बाकी ये बेसिक क्वेश्चन है साइंस के, इतने ज़्यादा मतलब एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो ये चीज़ आपको बेसिक पता होनी चाहिए, आई अज्यूम कि आपको पता होगी। ओके, आगे बढ़ जाएंगे। हार्बर वेव्स आर ऑल्सो नोन एज डैश इन जापानीज लैंग्वेज। हार्बर वेव्स को हम क्या बोलते हैं जापान में या फिर जापानीज लैंग्वेज में? क्या उनको हरिकेन बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं, या साइक्लोन बोलते हैं? तो याद रखना है, साइक्लोन हम बोलते हैं पैसिफिक वाले एरिया में, जैसे इंडियन ओशियन वगैरह जो है ना, इस एरिया में जो है हम साइक्लोन बोलते हैं हार्बर वेव्स को। हरिकेन हम बोलते हैं कहाँ पे? एटलांटिक वाला जो एरिया है वहां पे। टाइफून हम कहाँ बोलते हैं? टाइफून हम बोलते हैं साउथ चाइना सी वाले एरिया में। तो जापान में क्या बोलेंगे? जापान में हम उसको बोलते हैं सुनामी, है ना? आपको समझ में आ रहा होगा, सुनामी, सूसी, ये जो है ये कहाँ के शब्द है? जापान के ही है, सुनामी। और एक और शब्द याद रखना आपको, दैट इज विली विली। विली विली भी हम बोलते हैं साइक्लोन को, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा करंट अफेयर का मैं करंट अफेयर नहीं, एक नॉर्मल क्वेश्चन बोल देता हूं। किस जगह को भारत में हम बोलते हैं साइक्लोन कैपिटल ऑफ इंडिया? साइक्लोन कैपिटल ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं? ये आपका सवाल है, बताएंगे इसका नाम। ठीक है, आगे आते हैं। इन द इंडियन इन इंडिया द जुडिशरी हैज द पावर टू स्ट्राइक डाउन लॉस passed by the parliament. Which of the following concept explain this power? जुडिशरी जो न्यायपालिका है उसके पास ये शक्ति है कि पार्लियामेंट के द्वारा कि कोई भी लॉ जो पास हुई है उसको वो खत्म कर सकती है, वॉइड घोषित कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है। तो ये न्यायपालिका की कौन सी पावर या फिर कॉन्सेप्ट को दर्शाता है, ये आपसे पूछा गया है। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेप्शन, एपेलेट जुरिडिक्शन, जुडिशियल एक्टिविज्म, या फिर जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, उससे पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता देता हूं। कौन सा एरिया है जिसको हम साइक्लोन कैपिटल बोलते हैं? इट इज सुंदरबन, जो वेस्ट बंगाल साइड है, क्योंकि वहां पे जो है साइक्लोन बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब आते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस शक्ति को हम बोलते हैं, जो आर्टिकल नंबर 13 में मेंशन्ड है, इट इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जो न्यायपालिका को ये शक्ति देती है कि वो पार्लियामेंट के बने हुए कोई भी लॉ, है ना, जो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिनका कोई मतलब कि जो क्या बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन को वो कर रहे हैं, मतलब वॉलेट कर रहे हैं, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है, या फिर उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ये किसके पास पावर है? जुडिशियरी के पास पावर है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, और ऐसे कुछ केसेस भी याद रखने हैं, जिसमें से आपको दो केसेस है। एक को हम बोलते हैं केबीसी केस बोलते हैं हम, वैसे तो केशव नंद भारती केस है ना, तो मैं लिख देता हूं केशवानंद भारती केस। ठीक है, ये दोनों केस जो है जुडिशियल रिव्यू से संबंधित हैं, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, थोड़ी सी मैं बात बताऊंगा क्योंकि जीएस में ईएमआरएस में इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा। ये कब हुआ था? पहली बात 1973 में हुआ था, और इसमें जो है जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टैब्लिश किया गया था एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, स्टैब्लिश्ड जुडिशियल रिव्यू एज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। और इन्होंने ही मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक ये बोला था कि
भाई देखो, कोई भी लॉ बनाओ लेकिन उससे जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो वॉलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर की बात भी केशव नंदन भारती केस वाले जो रिजल्ट थी उसने बढ़ाई थी। और एक और केस था वो आपको रखना है, मिनर्वा मिल्स केस, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी हुआ था 1980s में, ठीक है। इसने बोला था कि इसने वो सारे मतलब कि जो अमेंडमेंट पहले हुए थे वो सब हटाए थे जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वॉयलेट कर रहे थे बेसिकली, मिनर्वा मिल्स केस ने। और उसने भी मतलब कि सेम चीज़ बोली थी कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको वॉयलेट नहीं करना है, ऐसे कोई लॉ बनानी ही नहीं है, ठीक है, नहीं तो हम जो है एक्शन लेंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको, आगे आते हैं। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द नंबर ऑफ सीट असाइन टू ईच स्टेट इन राज्यसभा इज सेम, ठीक है। आपको दो स्टेटमेंट दे गए हैं, उसमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। सेकंड, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीट्स आर एलोकेटेड इन दी राज्यसभा टू बोथ स्टेट एंड यूटीज। तो चलो ये बात तो सही है कि राज्यसभा में जो है स्टेट और यूटीज दोनों के लिए सीट एलोकेट की गई है। पर पहला स्टेटमेंट पढ़ो आप, बोल रहा है कि राज्यसभा में हर स्टेट को जो है, ईच स्टेट को जो है, हर स्टेट को जो है राज्यसभा में सीट जो है वो सेम है। तो ये आपको पता है ये चीज गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इलेक्शन आपको हुए होंगे, आपको ध्यान है कि यूपी को मिलती है 31 सीटें, वहीं गोवा सिक्किम ये जो राज्य हैं इनको 1 सीट मिलती है। तो भाई सेम कैसे है? तो याद रखना है राज्यसभा में जो सीट का एलोकेशन है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे है। जिस स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है उसको ज्यादा सीट मिलेंगी, जिसमें कम है उसको कम सीट मिलेंगी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जब गलत हो जाता है तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। और ये आर्टिकल याद रखना है, ये आर्टिकल नंबर 80 है जो ये बात बोलता है, ओके। साथ साथ आपको एक छोटा सा पिरामिड में बता देता हूं जो आपको याद रखना है, अगर हो जाए तो। ये पिरामिड सबसे नीचे आपकी आगे लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और सबसे प्रेसिडेंट, ठीक है। लोकसभा को ही हम क्या बोलते हैं? लोअर हाउस, और इसी को हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। वहीं राज्यसभा को हम बोलते हैं अपर हाउस और इसको बोलते हैं हम काउंसिल ऑफ स्टेट। बस इतनी बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी आपको यूपीएससी और एसएससी वगैरह एग्जाम तो दे नहीं रहे कि इनके आर्टिकल्स वगैरह भी याद करने हैं, तो वो चीज़ आपने देखा होगा ईबी आर्टिकल वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ आपको फंडामेंटल राइट्स याद होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन से हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिंपल मतलब कि नाम ही पूछ सकता है कि बताओ इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आपको नाम याद, आपको आर्टिकल्स नहीं याद करने हैं, सिर्फ नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो बेसिक चीज आपको याद होनी चाहिए, ओके। आगे आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि पूछता है अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसको हम NFHS भी बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ इंडिकेटर्स हैज शोन एन इंक्रीज हुआ है, बढ़ोतरी हुई है इन द सर्वे रिजल्ट ऑफ 2019-21 कंपेयर टू 2015-16 एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2022-23। ऑप्शन है चिल्ड्रन अंडर 5 years हु आर अंडरवेट, चिल्ड्रन अंडर 5 years हु आर स्टंट, चिल्ड्रन अंडर 5 years हु आर ओवरवेट, अंडर 5 मोर्टालिटी रेट्स। तो याद रखना है, देखो पहली चीज आपको क्या रखनी है कि जो NFHS है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है, इसको किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ओके। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या है, जो 19-21 का जो हुआ था, है ना, वो आपका NFHS 5 था शायद, और जो ये वाला था 15-16 वाला वो 4 था। तो आपसे पूछा गया है कि NFHS जो 5th वाला है वो उसको 4th वाले से कंपेयर करो और बताओ कि किस एरिया में जो है इंक्रीज दिखा है यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये दिखा है
चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स हु आर ओवरवेट। कहने का मतलब क्या है, बाकी सब में जो है डिक्रीज ही दिखा है, मोर्टेलिटी रेट में डिक्रीज ही दिखा है, लेकिन इसमें बढ़ोतरी दिखी है। कहने का मतलब क्या है, ये बता रहा है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी कितनी है इंडिया में। बच्चे जो है 5 साल के जो नीचे हैं वो मोटे हैं, ओवरवेट हैं, मतलब कि ओबेसिटी बढ़ रही है बच्चों में ज़्यादा। तो ये हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं। और अभी जो NFHS जो 6th वाला जो है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। अब इसकी मतलब कि एग्जैक्टली रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन मैं अगर 6th वाले की बात कर रहा हूँ तो यानी कि मैं आप बात कर रहा हूँ इन ऑफ द ईयर 2023-24 की। ठीक है, इसमें भी कुछ डेटा में पिछले साल के मुकाबले, पिछले NFHS के मुकाबले डिक्रीज देखने को मिला है। हमें सिर्फ 2 डेटा के बारे में पता चला है यहाँ पे। एक का नाम है एनीमिया, है ना, जो रोग होता है, और एक है वेस्ट हिप सर्कमफ्रेंस। देखो वेस्ट हिप सर्कमफ्रेंस जो है, कमर और उसका जो माप वगैरह है, इसमें भी हमें जो है ड्रॉप देखने को मिला है। ठीक है, इसलिए लिख देता हूं मैं डेटा ड्रॉप्ड इनका। ये 2 फैक्टर्स है। तो अगर इस साल जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है एज कंपेयर टू NFHS 5 वाला जो है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड जो सर्वे होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए, है ना। आप देख सकते हैं, अगर मैंने पिछला वाला GS का जिसने नहीं देखा है वो भी एक बार देख लीजिएगा। उसको प्रॉपर एनालिसिस की मैंने बताया भी है, समझाया भी है कि किस तरह से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये चीज़ आपको रखना है। पॉलिटी से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जो है करंट अफेयर में क्वेश्चन डाले गए हैं। ठीक है, जो अब अभियान हुए हैं, जो भी अभी भी चला है, उससे रिलेटेड जो है मतलब पुराना डेटा भी पूछा गया है एजुकेशन से रिलेटेड। लेकिन करंट अफेयर में जो है उसी साल का डेटा पूछा गया है। और याद रखिए, जिसमें इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है वो इंडिकेटर्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, उनके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, और साइंस में सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सब चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो यहीं पे जो है हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आई होप ये आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, क्योंकि EMRS का एग्जाम जो है बिल्कुल पास आ गया है। तो फटाफट आपको ये देखना है और रिवीजन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है GS में। तो क्योंकि आपको पता है GS जो है मार्क्स मतलब कि डुबाता भी है और देता भी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और नंबर भी ऐसा नहीं है कि 5 नंबर का है, 2 नंबर का है, अच्छा खासा 10 नंबर होल्ड करता है ये चीज। ठीक है, तो यहीं पे मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।